ट्रैक है 52। और वस्तु इस प्रकार के प्रश्न है। प्रश्न सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है। उत्तर इसका अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में सतत रूप से। नेक्स्ट अध्यापन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सतत व सुनियोजित आकलन तथा नियमित प्रगति रिपोर्ट। उत्तर है इसका उक्त सभी है। एक तो शिक्षार्थियों को अनेक काम अधिगम की प्रतिपुष्टि देते हैं और दूसरा अभिभावकों को उनके बच्चों के अधिगम की गुणवत्ता व उनके विकास की तथ्यपरक जानकारी प्रदान करते हैं और तीसरा वे मानक स्थापित करते हैं जिन्हें की प्राप्त करने तो भी शिक्षार्थी प्रयासरत रहते हैं। शिक्षार्थियों की सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई पर भी प्रभावी जोर दिया गया है। उत्तर है इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। नेक्स्ट है सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू की है। उत्तर है वर्ष सन 2010 और 11 में। नेक्स्ट है सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई में। उत्तर है इसका शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के सर्वोत्तमुखी विकास का भी मूल्यांकन किया जाता है। और नेक्स्ट है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में निम्न का मूल्यांकन किया जाता है। उत्तर है इसका उक्त सभी पक्षों का सतत एवं समग्र मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में किस कक्षा में बालकों के स्वयं मूल्यांकन को रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जाना चाहिए। उत्तर है इसका कक्षा 5 से। नेक्स्ट है देश में किस बोर्ड ने कक्षा 9 और 10 के सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीएफ प्रणाली को लागू कर दिया है। उत्तर है इसका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नेक्स्ट है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में कुल कितने फॉर्मेटिव जांच एफए का प्रावधान है। उत्तर है इसका 4। नेक्स्ट है सीसीई प्रणाली में वन ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी। उत्तर इसका 91 से 100। नेक्स्ट है सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली सीसीई में द्वितीय समेटिव जांच कब की जाएगी। उत्तर है इसका मार्च में। नेक्स्ट सतत एवं समग्र मूल्यांकन के कुल कितने समेटिव असेसमेंट किए जाएंगे। उत्तर है इसका 2। वह नेक्स्ट टॉपिक उपचारात्मक शिक्षण। इसका शिक्षा का उद्देश्य बालक के ज्ञान की वृद्धि करके उसमें नई क्षमताएं विकसित करना था और भाषा के शिक्षण में विद्यार्थियों में भाषा प्राप्ति की भी प्राय वाचन पठन लेखन संबंधी अनेक प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है। अतः प्रभावी भाषा शिक्षण के लिए भी आवश्यक है और शिक्षार्थियों की भाषागत कमियों का भी दोष की पहचान करके उन्हें समय अनुकूल दूर किया जाना चाहिए ताकि उन्हें भाषा के शुद्ध प्रयोगों का पर्याप्त व सही ज्ञान हो सके। विद्यार्थियों की भाषागत कौशलों में आई कमियों को दूर करने तो पहले तो उनको जानकारी होना आवश्यक है और इसे तो भी निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से भी छात्रों को भाषागत त्रुटि को दूर करने तथा शुद्ध व व्याकरण सम्मत सिखाने तो अनेक उपचारात्मक कार्य भी अभ्यास किए जाते हैं। और इस प्रकार से उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया दो अभिन्न पहलू हैं। एक तो निदानात्मक परीक्षण और दूसरा उपचारात्मक कार्य। निदानात्मक परीक्षण में शिक्षा के क्षेत्र में निदानात्मक उपचार कार्य प्रारंभ से चलता आ रहा है और शैक्षिक उद्देश्य सदैव भी अपने छात्रों की शिक्षण संबंधी त्रुटियों की पहचान करके उन्हें सुधारने के उपाय करता रहा है। और जहाँ पर कि शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को नया ज्ञान देकर के उन्हें नई क्षमताएं विकसित करना है और वहीं पर उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विद्यार्थियों की संप्राप्ति निष्पत्ति का भी पता लगाकर उसकी कमियों का निराकरण करना होता है और विद्यार्थियों की प्राप्ति की जांच करके उनकी त्रुटियों के कारणों की जानकारी निदानात्मक परीक्षा के माध्यम से भी की जाती है। और शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की दृष्टि से निष्पत्ति उपलब्धि परीक्षा एवं निदानात्मक परीक्षा एक दूसरे की पूरक होती हैं। कमजोर छात्रों की पहचान निष्पत्ति परीक्षा के आधार पर भी की जाती है और परंतु उनकी कमजोरियों के कारण भी अथवा अधिगम की कठिनाइयों के कारणों की जानकारी निदानात्मक परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है। निदानात्मक परीक्षण शब्द मूलतः चिकित्सा शास्त्र में प्रयुक्त होता रहता है और अच्छा चिकित्सक अपने पास में आए रोगी का भी उपचार प्रारंभ करने से पहले भी विविध परीक्षणों और उपकरणों एवं वार्तालाप के माध्यम से रोगी की बीमारी तथा उनके उपकारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और यह है उस जानकारी के विश्लेषण तथा अध्ययन के बाद में रोग के सही कारणों का भी निदान करता है और उसी के अनुसार ही वह रोगी का उपचार भी करता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षार्थी के शैक्षिक स्वास्थ्य को लेकर के यह प्रक्रिया अपनाई जाती है और जिसे कि शैक्षणिक निदान एवं शैक्षिक उपचार कहते हैं। और शिक्षा विद्यार्थी के शिक्षा संप्राप्ति संबंधी दोषों अथवा उनके अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने और उनके कारणों को विधि पूर्वक जानने की प्रक्रिया का ही शैक्षणिक निदान है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये शिक्षार्थी के शिक्षा संबंधी दोषों एवं कठिनाइयों का निराकरण करने की प्रक्रिया भी शैक्षिक उपचार का उपचारात्मक शिक्षण है। इस प्रकार से छात्रों की शैक्षणिक संप्राप्ति संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने की प्रक्रिया भी शैक्षणिक निदान है। भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षा एवं औपचारिक शिक्षण का महत्व एवं उद्देश्य है। भाषा शिक्षण में विभिन्न भाषाई कौशलों सुनना बोलना पढ़ना और लिखना के क्षेत्र में शिक्षार्थी अनेक प्रकार की गलतियां करते हैं और अलग अलग कौशलों की त्रुटियां अलग अलग प्रकार की होती हैं जिनकी समुचित पहचान किए बिना ही शिक्षक उनके अपेक्षित सुधार नहीं कर ला सकता है। और इस दृष्टि से भी शैक्षिक निदान का विशिष्ट महत्व है। और बूर्नर और मेलविन के अनुसार नैदानिक परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य किसी भी विषय वस्तु की बालक की विशुद्ध कमजोरी को प्रकाश में लाना है और तथा की कमजोरियों के कारण को छानबीन करके सुधार
हेतु उपचारात्मक कदम उठाए जा सकें। और निदानात्मक शिक्षण का एक व्यापक उद्देश्य भी है, और वह सार्थक शिक्षण द्वारा शिक्षार्थियों की भाषा क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि। और संक्षेप में इसकी उपयोगिता निम्न है। पहले तो शैक्षणिक निदान द्वारा भी बालकों की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता चल जाता है, और शैक्षणिक कठिनाइयों एवं कारणों को दूर करने में समुचित शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है। शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली होती है और बालकों को अपनी शक्तियाँ एवं योग्यता अनुसार शैक्षिक प्रगति करने का भी अवसर मिलता है। औपचारिक शिक्षण द्वारा छात्रों में व्यक्तिगत कठिनाइयाँ दूर होती हैं, और इस प्रक्रिया के अन्य छात्रों के समय आदि की भी क्षति नहीं होती है, और पिछड़े बालकों की हीन भावना दूर हो जाती है, और वे असमायोजन से बच जाते हैं, और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है, और उनके व्यक्तित्व के समुचित विकास में सहायता मिलती है। शैक्षणिक निदान एवं उपचार के सोपान है। शैक्षणिक निदान एवं उपचार के निम्न सोपान है। पहले तो विषय का चयन। निदानात्मक परीक्षण हेतु विषय का चयन छात्र की उपलब्धि निष्पत्ति परीक्षण के आधार पर भी किया जाता है, और छात्रों द्वारा उपलब्धि परीक्षण संप्राप्ति परीक्षण में दिए गए उत्तरों और मूल्यांकन करने से ज्ञात हो जाता है कि छात्र किस विषय में कमजोर है तथा उसने किस वर्ग के शिक्षण बिंदुओं के उत्तर देने में गलतियां की हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी भी बालक में स्वर वाचन संबंधी दोष हैं, तो वह मालूम करना आवश्यक है कि दोष किस प्रकार के हैं तथा उनके क्या कारण हैं। और कुछ दोषों की उदाहरण है, जैसे ध्वनियों एवं शब्दों के उच्चारण में भी वह शुद्धियाँ काम अशुद्धियाँ करता है, और फिर उचित स्वराघात के साथ ही वह नहीं पढ़ता है, और फिर अर्थान्वितियों की दृष्टि से भी शब्द समूह को एक साथ नहीं पढ़ता है, और वह उचित प्रभाव के साथ में नहीं पढ़ता है, और उसकी गति अति तीव्र है अथवा अति मंद है, और वह विराम चिन्हों का ध्यान रखकर नहीं पढ़ता है, वह रुक रुक करके अथवा हकला करके पढ़ता है, और वह अति उच्च स्वर में अथवा अति मंद या फिर अश्रव्य स्वर में पढ़ता है, और वह शब्दों को या फिर कभी कभी वाक्यांशों को दोहराता है। वाक्य का अंत होने पर भी दूसरे वाक्यों का वाचन देर से प्रारंभ करता है, और पंक्ति समाप्त होने पर वह नई पंक्ति का भी वाचन भी देर से प्रारंभ करता है, और जो चक्षु गति सुचारू रूप से भी आगे नहीं बढ़ती है, और किसी भी शब्द समूह पर दृष्टि थम जाती है, और अथवा चक्षु गति में प्रत्यावर्तन रिग्रेशन पाया जाता है। इस प्रकार से वाचन में और भी अनेक अशुद्धियाँ हो सकती हैं, और बालकों से कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, इनकी पहचान शिक्षक को अवश्य कर लेनी चाहिए। अशुद्धियाँ एवं न्यूनताओं की संबंधी कठिनाइयों एवं कारणों का पता लगाना, वस्तुतः इन कठिनाइयों का पता लगाना ही शैक्षणिक निदान है, इसलिए भी इस प्रक्रिया का सबसे अधिक महत्व है। भाषा मूलतः एक कौशल केंद्रित विषय है। भाषा के प्रमुख कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना है। इन अलग अलग कौशलों में की जाने वाली त्रुटियां भी अलग अलग होती हैं, और ऐसे भाषा में उपचारात्मक शिक्षण हेतु भी इन अलग अलग कौशलों से संबंधित त्रुटियों की पहचान भिन्न भिन्न तरीकों से की जानी चाहिए, और साथ ही प्रभावी उपचारात्मक शिक्षण हेतु प्रत्येक कौशल से संबंधित त्रुटियों के बारे में विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। और यदि बालक किसी भी अवतरण का स्वस्थ वाचन करता है और कुछ शब्दों का भी शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाता है, और तो वह उसकी भाषिक तत्वों और ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण की भी अज्ञानता है। यदि वह अंतर विधियों की दृष्टि से भी उपयुक्त शब्द समूह को एक साथ नहीं पढ़ता है, तो वह उसकी बोध संबंधी कठिनाइयों का द्योतक है, और पठन के प्रति भी अरुचि अभी वाचन संबंधी अशुद्धियों का भी कारण हो सकती है, और बालक मंद बुद्धि का भी हो सकता है, और चक्षु दोष वाक भी हो सकते हैं। अतः शिक्षक बालक की इन कठिनाइयों का पता लगाता है, और बालक के श्रवण दोष अथवा वाग्नेन्द्रिय दो के कारण भी सामान्य माध्यमिक विद्यालयों में सुलभ नहीं हो सकते हैं। अतः शिक्षक को अपने सीमित साधनों द्वारा ही बालक की कठिनाइयों का पता लगाना पड़ता है। त्रुटियों के प्रमुख कारण निम्न हो सकते हैं। वह तो बालक के स्वास्थ्य संबंधी दोष और ज्ञानेंद्रियों से संबंधी दोष, और बालक के स्वभाव दोष, पारिवारिक स्थिति और रुचि का अभाव, संगति व प्रतिकूल वातावरण, और कम बुद्धि या फिर बुद्धिमत्ता मंदता, इसमें संवेगात्मक तनाव। और निदानात्मक परीक्षण की विधियां हैं। निदान की परीक्षण विधि भी दो प्रकार की होती है। पहले तो निरीक्षण विधि और फिर निदानात्मक परीक्षा। निरीक्षण विधि में सामान्य अर्थों में यह भी परीक्षण नहीं है कि अपितु निरीक्षण विधि है जिसमें कि साक्षात्कार भी किया जाता है। छात्रों में व्यक्तिगत संपर्क करके उनकी प्रसिद्धियों के बारे में भी जानकारी की जाती है, और अनौपचारिक ढंग से भी निरीक्षण करते हैं, और इस प्रकार से निरीक्षणों के द्वारा उनकी कमजोरियों को जानने का प्रयास करते हैं, और जिसके लिए शैक्षणिक निर्देशन तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता दी जाती है। और ये विधि अधिक विश्वसनीय नहीं है, और इसलिए भी इसका प्रयोग नहीं होता है, और इसमें व्यक्तिगत पक्षों का समावेश भी अधिक होता है, और कक्षा में शिक्षण निरीक्षण विधि को भी प्रयुक्त करता है। फिर निदानात्मक परीक्षा। छात्रों की भाषा की त्रुटियों एवं कमजोरियों को भी पहचान हेतु भी निदानात्मक परीक्षाओं का भी प्रयोग किया जा सकता है, और जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है, और इस प्रकार के परीक्षण से शाब्दिक तथा अशाब्दिक होते हैं, और अनेक प्रयोगों से छात्रों में विभिन्न पक्षों के व्यवहारों का भी मापन किया जा सकता है, जैसे कि शैक्षिक योग्यता, बुद्धि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, प्रवणता, अभिव्यक्तित्व के गुणों तथा विशिष्ट व्यवसायिक कौशलों का मापन किया जाता है। और पिछले कुछ दशकों में प्रेक्षेपित परीक्षण का प्रयोग भी निदान के लिए भी किया जाने लगा है, और व्यक्तिगत मापन में इसका प्रयोग अधिक किया जाने लगा, और व्यक्ति के अवांछित एवं असामान्य व्यवहारों का पता इसी प्रकार के परीक्षणों से किया जाता है, और छात्रों के उत्तरों का
विश्लेषण तीन पक्षों, प्रकरण, प्रक्रिया, परिणाम से भी किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण के पदों के सुधार के लिए भी पद विश्लेषण भी किया जाता है और पद विश्लेषण के लिए भी गलत पदों को महत्व दिया जाता है। और इसमें स्टैनले विधि का प्रयोग भी करते हैं और छात्रों की गलतियों के कारण भी अनेक हो सकते हैं, जैसे कि कम सुनना एवं कम देखना, घर की परिस्थिति का अच्छा न होना, मानसिक योग्यता का अभाव तथा साथियों के अच्छे संबंध न होना और आदि। इस प्रकार के ऐसे कारण होते हैं जो कि अध्यापक के पहुंच से भी नहीं होते हैं और जिसमें कि माता पिता तथा अन्य लोगों की भूमिका का महत्वपूर्ण हो सकती है। फिर विद्यार्थियों द्वारा निदानात्मक प्रश्न पत्रों का भी हल संप्राप्ति के प्रश्नों के शुद्ध एवं अशुद्ध उत्तरों के आधार पर भी विद्यार्थियों को निदानात्मक प्रश्न पत्र देने चाहिए और प्रत्येक निदानात्मक प्रश्न पत्र प्रत्येक विद्यार्थी को देने की आवश्यकता नहीं है। और ये प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को गृह कार्य के रूप में भी दिए जा सकते हैं और विद्यार्थियों को यह विश्वास भी दिलाना चाहिए कि तैयार की गई उत्तरमाला की सहायता से भी वे अपनी त्रुटियों को स्वयं जान सकते हैं और उन्हें दूर भी कर सकते हैं और वे अध्यापक केवल उनकी सहायता कर रहा है। और साथ ही उन्हें यह भी सलाह देनी चाहिए कि उन्हें प्रत्येक प्रश्न का भी उत्तर लिखने में किसी भी की सहायता नहीं लेनी है और विद्यार्थियों को अपने उत्तरों को जांचने और अपनी त्रुटियों की जानकारी प्राप्त करने की विधि समझा देनी चाहिए। उत्तरों और जांच और उनकी त्रुटियों का विश्लेषण निदानात्मक प्रश्न पत्र के प्रश्नों की जांच अध्यापक अथवा विद्यार्थी द्वारा ही की जा सकती है और विद्यार्थी द्वारा की गई जांच अधिक उपयोगी होगी और क्योंकि वह अपनी त्रुटियों को भी स्वयं जानकर के दूर करने में रुचि लेता है। और यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि व्यक्ति अपनी त्रुटि को स्वयं दूर करना चाहता है। त्रुटियों का विश्लेषण तीन दृष्टियों से होना चाहिए। पहली, जो अधिकतर विद्यार्थियों की त्रुटियों का किस शिक्षण बिंदु तथा योग्यता से संबंधित है। दूसरी, शिक्षण बिंदुओं की दृष्टि से कौन कौन से विद्यार्थी एक वर्ग में आते हैं। और तीसरे, उन विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों का क्या होगा रूप है और वे शुद्ध रूप से कितनी भिन्न है। और किसी भी शिक्षण बिंदु का शुद्ध रूप तो एक होता है पर उसके अशुद्ध रूप अनेक होते हैं। अशुद्ध रूपों की प्रकृति विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के कारण भी जानने की सहायक होती है। बालकों की कठिनाइयों का पता लगाने के साथ साथ ही शिक्षक को अपनी शिक्षण संबंधी प्रक्रिया संबंधी न्यूनताओं का भी पता लगाना चाहिए और इसे स्वयं अपना आदर्श पाठ टेप करके सुनाना चाहिए और देखना चाहिए कि उसका स्वर वाचन उच्चारण स्पष्टता गति यति व स्वर आदि की दृष्टि से दोषपूर्ण तो नहीं है और यदि उसमें दोष है तो उसके सबसे पहले उन दोषों को निवारण करना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ ही उसे अपने व्यवहारों पर भी विचार करना चाहिए और कहीं उनका व्यवहार तो ऐसा नहीं है जो बालक में भय, निराशा या फिर अभिरुचि का कारण तो हो या फिर वह कमजोर बालकों की उपेक्षा तो नहीं कर सकता है आदि आदि। उपचारात्मक शिक्षण में कमजोर शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम के दोषपूर्ण प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया भी उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है और ऐसा शिक्षण दोषों के निदान पर भी आधारित होता है और शिक्षार्थी की कमजोरी को दूर करता है। और इस प्रकार से शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों एवं कमजोरियों को ज्ञान प्राप्त कर उन्हें दूर करते हैं हेतु भी जो शिक्षण कार्य किया जाता है। वाचन करने एवं अन्य पक्षों में अधिक कुशलता प्राप्त करने के लिए भी सहायता की आवश्यकता होती है। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उनको यह सहायता प्रदान की जाती है और इस प्रकार से उपचारात्मक शिक्षण दो प्रकार की क्रियाओं की और संकेत करता है। ये क्रियाएं पहले तो दूषित मनोवृत्ति एवं त्रुटिपूर्ण आदतों का सामना करना और गलत ढंग से सीखी हुई गई अधिगम सामग्री का पुनः शिक्षण, ऐसी आदतों, कौशलों एवं मनोविज्ञान वृत्तियों को सीखना जो कि सीखी जानी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। उपयुक्त विवरण के आधार पर भी उपचारात्मक शिक्षण के उपसंक्षिप्त निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। पहले तो प्राप्त ज्ञान में कमियों का निराकरण करना। दूसरा, कौशलों के अधिगम प्रक्रिया के दौरान त्रुटियों एवं दोषों का सुधारना और समुचित दिशा में विकास का मार्ग प्रशस्त करना। और फिर है समाज से स्वीकृति आदतों का परिमार्जन करना। और फिर है विशेष के सीखने के क्षमताओं को दूर करना। और उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया बहुमुखी होती है और वे शैक्षणिक निदानों से पता लगाए गए कारणों पर निर्भर भी करती है। और उसके बाद में यह निरंतर विकासशील प्रक्रिया है और शैक्षणिक निदान के पश्चात उपचार और उस उपचार की प्रभाविकता की जांच के लिए भी पुनः परीक्षण की निदान और इसलिए उपचार को प्रयोग और परीक्षण हेतु पुनः प्रयोग की अभ्यासपूर्ण प्रक्रिया कहा गया है। उपचारात्मक शिक्षण की समस्त प्रक्रिया को शिक्षार्थियों को यह अभ्यास भी होने देना चाहिए कि उपचारात्मक शिक्षण की भी दृष्टि से शैक्षणिक निदान किया जा रहा है और कोई भी शिक्षार्थी ये नहीं चाहेगा कि उसे कमजोर समझा जाए और उसका कोई भी उपचार किया जाए। और निदान और उपचार दोनों ही व्यक्ति के केंद्रित हो सकते हैं और समूह केंद्रित भी। और व्यक्ति की विशिष्ट त्रुटियों का उपचार भी व्यक्ति की विधि से भी किया जाया होता है और वे त्रुटियों जो कि अधिकांश व्यक्ति करते हैं सामूहिक रूप से भी दूर की जाती है। और इनके शिक्षण के लिए भी पाठ योजना भी भिन्न भिन्न प्रकार की बनानी चाहिए। फिर है उपचारात्मक शिक्षण। कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं। व्यक्ति केंद्रित समूह केंद्रित उपचारात्मक शिक्षण में दोनों ही निम्नांकित सिद्धांतों का पालन उपयोगी रहता है। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थी के वास्तविक शैक्षणिक स्तर के आरंभ किया जाना चाहिए, चाहे कक्षा कोई भी हो। छात्र को समय समय पर रेखा चित्र या फिर अन्य प्रकार के ये बताने रहना चाहिए कि उसमें कितनी प्रगति करी है और ये ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि जो
अभ्यास छात्र को दिए जाएं वे उसके मूल प्रयोजन की संतुष्टि करें और उसको दिए जाने वाले कार्यों एवं अभ्यासों में विभिन्नता होनी चाहिए और उनका कार्य रूखा एवं थकावट उत्पन्न करने वाला न हो जाए। और औपचारिक शिक्षण के भी अनेक रूप हो सकते हैं। बालकों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण को उचित अभ्यास, व्यक्ति के भेदों के आधार पर व्यक्तिगत बालकों की अशुद्धियों का निवारण और उपचार ग्रहों अथवा भाषा प्रयोगशालाओं में बालकों के उच्चारण में भाषा संबंधी प्रशिक्षण और अभ्यास, विद्यार्थियों द्वारा उपचारात्मक अभ्यास में त्रुटियों की जानकारी के आधार पर विभिन्न विद्यार्थियों और विभिन्न उपचारात्मक अभ्यास देने वाले चाहिए। और उपचारात्मक अभ्यास सामान्य अभ्यासों से इस रूप में भिन्न है और उनमें विषय वस्तु के संबंध में भी धारणाएं स्पष्ट की जाती हैं और त्रुटियों के कारणों को दूर करने के लिए भी व्याख्या की जाती है और तब शुद्ध रूप का अभ्यास भी किया जाता है और जिससे कि न केवल उनकी विशेष छूट त्रुटि दूर होती है वरन भविष्य में भी उस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना कम हो जाती है। प्रत्येक भाषा कौशल की त्रुटियों के उपचार के लिए विशिष्ट विधियां और नियम भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भी स्वर वाचन पठन संबंधी कठिनाइयां दूर करने के लिए भी नीचे दी गई विधियां अपनाई जा सकती हैं। शिक्षक द्वारा अपने वाचन को आदर्श बनाना और छात्रों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करना, फिर अशुद्ध उच्चारण सिखाने के बाद में अनुतान गति यति में प्रशिक्षित करना, वह शब्दार्थ संबंधी कठिनाइयों को दूर करना और अर्थ ग्रहण की योग्यता विकसित करना, अच्छे अनुच्छेदों का चयन कर वाचन करना। इसी प्रकार से अन्य कौशलों को भी विधियां उपचारात्मक कार्यों में इन विधियों को ध्यान में रखकर के छात्रों के विकासात्मक शिक्षाकरण में आने वाले दोषों को दूर किया जा सकता है। फिर संप्राप्ति की परीक्षण, विद्यार्थियों द्वारा उपचारात्मक अभ्यास करने के बाद में अध्यापक को एक बार पुनः उपलब्धि या निष्पत्ति संप्राप्ति परीक्षण करना चाहिए और यह परीक्षण में पहले संप्रति यानी परीक्षण से दो बातों में भिन्न होगा। एक तो उनके संप्राप्ति की परीक्षण द्वारा अध्यापक आश्वस्त हो सके और प्रस्तुत विषय विद्यार्थियों को ठीक प्रकार से समझ में आ सके और दूसरे विभिन्न विषय वस्तु पर निर्मित विभिन्न प्रश्न पत्र उन्हीं विद्यार्थियों को दिए जाएंगे जिनकी की संप्राप्ति का निदान और उपचार किया गया है। और इस प्रकार से परीक्षण सामग्री और परीक्षणार्थी दोनों की दृष्टि में यह परीक्षण सीमित होगा और उपचारात्मक शिक्षण अथवा पुनरीक्षण निदान और उपचार के बाद में किए गए निष्पत्ति परीक्षण से ये यदि ज्ञात हो जाता है कि लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थी बहुत ही कम हैं तो उपचारात्मक अभ्यास में आवश्यक सुधार करके पुनः परीक्षण करना भी चाहिए। और पर यदि ये निष्कर्ष निकलता है कि अधिकतर विद्यार्थी किसी शिक्षण बिंदु को नहीं समझ सके तो उनका दोबारा शिक्षण करना चाहिए और पुनर्शीर्षण आयोजित करने से पूर्व अध्यापक को स्वयं अपनी अध्यापन पद्धति और शिक्षा विद्यार्थी के अध्ययन पद्धति का मूल्यांकन करना चाहिए। दैट्स ऑल। अब है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न। शैक्षणिक निदान का प्रयोजन होता है, उत्तर है इसका उपचारिक शिक्षण करना। नेक्स्ट है बालकों की अशुद्धियों को दूर करने का उत्तम उपाय है, उत्तर है इसका अध्यापक को अपना आदर्श प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, उत्तर है इसका छात्रों को कमजोरी का निदान करके उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। और नेक्स्ट है प्रश्न निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है, उत्तर है इसका छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकताएं होती हैं, उत्तर है इसका कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए। नेक्स्ट है उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए, उत्तर है इसका प्रारंभिक। और नेक्स्ट उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, उत्तर है इसका छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। और नेक्स्ट छात्रों को कलम ठीक ढंग से पकड़वाना सिखाना है, इसलिए उनकी किन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है, उत्तर है इसका लेखन संबंधी। नेक्स्ट नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता है, उत्तर है इसका छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए, उत्तर है इसका जब तक कि छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो। नेक्स्ट है बालकों के वाचन संबंधी दोषों को निवारण अध्यापक कैसे कर सकता है, उत्तर है उक्त अनुकरण वाचन के बाद में श्यामपट्ट की सहायता से। नेक्स्ट निदानात्मक परीक्षण के बाद में जरूरत पड़ती है, उत्तर इसका उपचारात्मक शिक्षण की। और नेक्स्ट है प्रश्न अच्छे परीक्षण का गुण होता है, उत्तर है इसका उपयुक्त सभी है, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता। नेक्स्ट है भावात्मक प्रश्न के मापन हेतु भी उपयुक्त मापनी है, उत्तर है इसका अभिवृत्ति मापनी। नेक्स्ट है क्रियात्मक प्रश्न का मूल्यांकन होता है, उत्तर है इसका प्रायोगिक परीक्षा द्वारा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा शिक्षण में नैदानिक जांच किन किन भाषा कौशलों के छात्रों की गलतियों की पहचान हेतु किया जाता है, उत्तर इसका उक्त सभी है, सुनना, बोलना एवं लिखना और पढ़ना। और नेक्स्ट है कमजोर छात्रों की पहचान किस परीक्षण के माध्यम से की जाती है, उत्तर है इसका निष्पत्ति परीक्षण से। और नेक्स्ट प्रश्न है छात्र की भाषा शिक्षण में कमजोरी के कारणों या फिर अधिगम की कठिनाइयों के कारण भी की जानकारी किसके माध्यम से की जाती है, उत्तर है इसका निदानात्मक परीक्षण। और नेक्स्ट प्रश्न इनमें से सही क्रम है जो
इसमें है पहला तो निष्पत्ति परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण और फिर है निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निष्पत्ति परीक्षण। फिर है तीसरा उपचारात्मक शिक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और चौथा है निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण। इसमें ये माध्यम जो है से की जाती है, सही है ये। और नेक्स्ट बालक का हिंदी भाषा पठन कौशल संबंधी दोष है, उत्तर है इसका उक्त सभी दोष हैं कि वह विराम चिन्हों का ध्यान रख करके नहीं पढ़ता है और वह पढ़ते समय जो उचित स्वाराघात का प्रयोग नहीं करता है और तीसरा वह शब्दों या फिर कभी कभी वाक्यों को भी दोहराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निदानात्मक परीक्षण विधि का प्रकार है, उत्तर है उक्त एक और दो दोनों है, निरीक्षण विधि और निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्र की वाचन संबंधी त्रुटियों का कारण हो सकता है, उत्तर उक्त सभी है। एक तो ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण की अज्ञानता और दूसरा है बौद्ध संबंधी कठिनाइयां और तीसरा पठन के प्रति अरुचि। नेक्स्ट इनमें से बालक की वाचन संबंधी अशुद्धि का कारण नहीं है, जो उत्तर उक्त कोई नहीं है। इसमें बालक के स्वास्थ्य संबंधी दोष, दूसरा ज्ञानेंद्रिय संबंधी दोष और तीसरा संवेगात्मक तनाव, इन उक्त में से कोई नहीं। ऐसे निदानात्मक परीक्षण हो सकते हैं, उत्तर इसका उक्त सभी हैं। शाब्दिक अशाब्दिक प्रक्षेपित और परीक्षण। और नेक्स्ट क्वेश्चन निदानात्मक परीक्षण में पद विश्लेषण करने का उद्देश्य होता है, उत्तर है इसका निदानात्मक परीक्षण के पदों में सुधार। और नेक्स्ट है प्रश्न पद विश्लेषण के लिए गलत पदों को महत्व देने की विधि कहलाती है, उत्तर है इसका स्टेनले विधि। नेक्स्ट प्रश्न निदानात्मक परीक्षण के प्रश्न पत्र के प्रश्नों पर उत्तरों की जांच किसके द्वारा किया जाना अधिक लाभदायक होता है, उत्तर है स्वयं छात्र द्वारा। दैट्स ऑल। लक्ष्य रीड टू हिंदी ट्रैक 1 ट्रैक 52 में ख़त्म करना है। हिंदी पूरी हो जाए तो क्यों क्या, तो ये आपकी पूरी हुई। और लक्ष्य रीड हिंदी